अगले 4-5 सालों में ये जो इंडस्ट्री ग्रोथ है, जो हमने 10% की ओवरऑल ग्रोथ देखी थी, वो बढ़ के 13% की हो जाएगी। द डायनामिक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पेंट्स बिजनेस वाज। जो भी नई कंपटीशन आएगी उनके लिए वायर्स का जो मार्केट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। तो इतने अच्छे मार्जिन होने के बाद भी अगर कोई कंपनी 11 to 13% के मार्जिन की गाइडेंस दे रही है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस आते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस में मार्जिन जब बहुत अच्छे हैं, जो कंपनी सबसे ज़्यादा केपेक्स कर रही है उनकी ग्रोथ पोटेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एक और डिस्कशन वीडियो हम आपके सामने लाए हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वायर्स एंड केबल सेक्टर के बारे में। मेरे साथ है श्रेणिक एंड इस पर हम डिस्कशन अब शुरू करेंगे। सबसे पहले इस पर बात करते हुए कि यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी है, राइट। सो श्रेणिक, ये ऐसा सेगमेंट है जिसने एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पैसा बनाया है पिछले 4-5 सालों में। अब बहुत बात हो रही है कि इस सेगमेंट के मल्टीपल ग्रोथ लीवर्स है। तो बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पर इसकी बहुत अच्छी यूज़ केस बन रही है फॉर द फ्यूचर। तो सबसे पहले अगर हम लास्ट डेकेड की बात करें तो लगभग 10-11% का ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ रहा है। इसमें अगर हम ऑर्गेनाइज सेगमेंट की बात करें तो वो यानी कि जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं हमारे, उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रही है, बिकॉज देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, राइट। अगर हम टोटल इंडस्ट्री की बात करें तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि अगले 4-5 सालों में ये जो इंडस्ट्री ग्रोथ है, जो हमने 10% की ओवरऑल ग्रोथ देखी थी, वो बढ़ के 13% की हो जाएगी। एंड इफ़ दिस द ट्रेंड कंटिन्यूज़ कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट रहेगा, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा हो सकती है, ऐसा कंटेंशंस आ रहे हैं। सो श्रेणिक, अगर ये ग्रोथ ज़्यादा है तो एटलीस्ट जिन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ केस है, राइट, इन चीज़ों का, तो वहाँ पर ऐसा कुछ चेंज हुआ है क्या जिससे आने वाली ग्रोथ हमें ज़्यादा दिख रही है कंपेयर टू जो ग्रोथ अब तक हुई है? येस, डेफिनेटली। मतलब अगर हम मेजर एप्लीकेशन वाले सेक्टर्स देखें तो फर्स्ट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फोकस है। हम जो भी पावर कंपनीज हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, उनके भी केपेक्स अगर हम स्टडी करते हैं तो मेजॉरिटी केपेक्स जा रहा है टुवर्ड्स द सोलर एंड विंड पावर। सो रिन्यूएबल सेगमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट है, तो उस वजह से एक पावर केबल्स का जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वी हैव ऑल्सो सीन अ वेरी बिग रैली इन द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट। सो ट्रांसमिशन रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनके स्टॉक्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ आउटलुक। सो जो ट्रांसमिशन केपेक्स है, TND केपेक्स जिसे कहते हैं, वो भी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए एलिवेटेड रहेगा बिकॉज देयर इज़ अ मच हायर नीड फॉर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। सो ये भी एक मेजर यूज़ केस है। इसके साथ जो एक बहुत बड़ा AI का बूम चल रहा है, उसमें यहाँ पे ग्रोथ हो रही है डेटा सेंटर्स की। एंड इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट जो है वो अभी काफ़ी छोटा है, एंड यहाँ से वो भी एक मल्टीपल एक्स यहाँ से ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है फॉर इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। सो वो भी एक मेजर यहाँ पे ड्राइवर है फॉर द अपकमिंग डिमांड दैट दिस इंडस्ट्री कैन सी, राइट। सो आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सेगमेंट को देख रहे हैं लाइक प्रॉक्सी टू समथिंग लाइक डेटा सेंटर्स। सो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो ग्रोथ है, ऑब्वियसली जब हम देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है, बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। आई थिंक वायर्स एंड केबल्स पर कोई भी डिस्कशन वोंट बी कंप्लीट जब तक हम कंपटीशन की बात ना करें। पर मार्जिन्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, राइट। तो ऐसे में क्यों so many players are entering? I understand कि growth बहुत ज़्यादा है, but I'm seeing कि Ultratech Cement has already announced very aggressive capex. So ऐसे में industry dynamics कैसे लग रहे हैं? सो फर्स्टली अल्ट्राटेक का जो 2000 करोड़ का केपेक्स उन्होंने कहा है, तो रिसेंट कॉन कॉल में उन्होंने ये भी बताया कि इस क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर में वो अपना कमर्शियल प्रोडक्शन भी चालू कर देंगे, विच इज़ फास्टर देन द एक्सपेक्टेशंस। मतलब उन्होंने 2 साल का एक्सपेक्टेशन सेट किया था जब फरवरी 2025 में ही उन्होंने अपने प्लान्स अनाउंस किए, एंड विद इन 1 ईयर दे आर स्टार्टिंग द कमर्शियल प्रोडक्शन। सो ये एक काफ़ी एग्रेसिव स्टांस दिख रहा है अल्ट्राटेक की तरफ से। सो अब मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन्स बहुत ख़राब है ऐसा भी नहीं है, और बहुत स्ट्रॉन्ग है ऐसा भी नहीं है, एक वेरी हेल्दी मार्जिन्स है। ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 10% के अराउंड मार्जिन्स ये कंपनीज जो है ऑन एन एवरेज बना रही है। अगर हम इंडस्ट्री लीडर की बात करें यानी कि पॉलीकैब, सो उनके मार्जिन्स जो है अभी लास्ट क्वार्टर में अराउंड 15% के थे इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सो अगर हम अल्ट्राटेक जैसी कंपनी के लिए देखें, जो सीमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे ROC लेवल्स दे आर वेरी लोअर एज कम्पेयर टू वायर्स एंड केबल्स, सो दिस इज एन ROC accretive business decision for them.
राइट. सो उनके लिए इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट इन अदर ऑप्शनलिटीज बिकॉज सीमेंट अगर हम बात करें तो एक ऑलरेडी एक कैश काउ मशीन है, राइट. देयर इज सो मच कैश इन द सीमेंट बिजनेस बिकॉज केपेक्स है लेकिन कैश फ्लो जनरेशन ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. सो ये कैश को कहाँ अच्छे से डिप्लॉय कर सकते हैं. तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस जहाँ पे मार्जिन्स या आपके रिटर्न रेशियोज जो है ओवरऑल वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से ज़्यादा है तो आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी. तो दिस इज़ अ वेरी गुड बिजनेस डिसीजन एज मतलब अगर हम सिर्फ अल्ट्राटेक के स्टैंड पॉइंट से देखें तो. सिमिलरली हम अदानी की बात सुन रहे हैं कि अदानी ग्रुप इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू एंटर इन टू दिस स्पेस, बट अभी कोई मेजर स्ट्रक्चरल प्लान्स यहाँ पे उन्होंने अनाउंस नहीं किए है. लेकिन हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि अदानी के पास कॉपर स्मेल्टर्स है एंड आई थिंक लास्ट क्वार्टर में ये स्मेल्टर्स अभी ऑपरेशन भी हो गए. तो कॉपर स्मेल्टर इज़ यहाँ से रॉ कॉपर बन जाता है. सो आपके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल रेडी है. सो उसका यूज़ केस बना के उसको आप उस वैल्यू एडिशन करके इफ़ यू कैन गेन बेटर मार्जिन सो देयर इज़ नथिंग लाइक इट. सो अगेन दैट इज़ ऑल्सो गुड ट्रांजिशन फॉर अदानी ग्रुप, बट अभी तक के उनके प्लान्स कोई सामने आए नहीं हैं. राइट. अब अल्ट्राटेक और अदानी की बात तो ठीक है, एटलीस्ट पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन दोज कंपनीज उनकी बारे में बात हम आई मीन समझ सकते हैं. पेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम था एशियन पेंट्स, राइट. एंड जब यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गई, आदित्य बिरला ग्रुप केम हियर, तो एशियन पेंट्स जैसी कंपनी वाज डीपली अफेक्टेड बाय इट, राइट. अब वायर्स एंड केबल्स में सबसे बड़ा नाम पॉलीकैब है. तो पॉलीकैब के अलावा बाकी जो प्लेयर्स भी है वायर्स एंड केबल्स में है करंटली, वो कितने ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं इससे? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जब कंपटीशन बहुत बढ़ जाती है तो थोड़े थोड़े मार्जिन्स के लिए भी यहाँ पर एक अंडरकटिंग चालू हो जाता है. तो ऐसे में डज द आउटलुक हाउ डज द आउटलुक लुक फॉर अ कंपनी लाइक पॉलीकैब? क्योंकि जहाँ यहाँ पर आई थिंक बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टेड इनटू कंपनीज लाइक पॉलीकैब. सो व्हाइल आई अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव अबाउट अल्ट्राटेक, बट पॉलीकैब के इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए? राइट. सो फर्स्ट थिंग जब हम कंपेयर कर रहे हैं पेंट्स बिजनेस को, सो आदित्य बिरला ग्रुप की जब एंट्री हुई तो एशियन पेंट्स वाज कमांडिंग मोर देन 50% ऑफ द मार्केट शेयर. लगभग 50 to 60% का मार्केट शेयर अकेली एक कंपनी के पास था एंड दैट इज़ ऑफ टोटल मार्केट. अगर यही हम वायर्स एंड केबल्स की बात करें तो दिस इज़ अ मच मोर फ्रैगमेंटेड मार्केट, राइट. एंड हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑलरेडी ज़्यादा है एंड किसी के पास एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग नहीं है तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू चैलेंज दैट मोड या टू चैलेंज द मार्केट शेयर इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, राइट. विद दैट बीइंग सेड हम ये भी देखना चाहिए कि the dynamics of this industry is far different from what paints business was, right. Paints was आपको एक dealers distribution system set करना है and you can start selling paints, right. So आदित्य बिरला ग्रुप जिनके distribution network already अच्छा है, they could have leveraged that very easily. लेकिन वायर्स एंड केबल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री को दो पार्ट्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा. फर्स्ट इज़ द वायर्स मार्केट एंड सेकेंड इज़ द केबल्स मार्केट. सो वायर्स जो है ये एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन लेड सिस्टम से चलता है, लेकिन केबल्स इज़ अ B2B सेगमेंट. यहाँ पे जो एंट्री का भी प्रोसीजर्स है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है. अगर आप कोई EPC प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो तो देयर वुड बी 100-200 SKUs का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा. सारे प्रोडक्ट्स का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल SKU का टेस्टिंग होती है. तो डेवलपमेंट फेज़ जो है ये बहुत लंबा है. तो 2 से 3 साल तो सिर्फ ये फेज़ में ही चल जाएंगे टू गेट ऑल द नेसेसरी अप्रूवल्स. एंड अगेन केबल्स के जो मार्जिन है वो कंपेरेटिवली ऑन अ लोअर साइड है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, राइट. whereas when it compares to a B2C, not exactly B2C, बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस देख रहे हैं तो वहाँ पे मार्जिन्स थोड़े बेटर नज़र आते हैं. सो आई पर्सनली फील कि अल्ट्राटेक जो है वो या फिर जो भी नई कॉम्पिटिशन आएगी उनके लिए वायर्स का जो मार्केट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा. फर्स्टली बिकॉज ऑफ ईजियर प्रोसेस एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ बेटर मार्जिन्स, राइट. सो हाउ आई अंडरस्टैंड दिस, लाइक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा अनऑर्गेनाइज शेयर ऑलरेडी है एंड बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट यू सेड, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कंपटीशन का जो इफेक्ट है ना वो शायद उतना प्रोनाउंस्ड ना हो जितना हमने पेंट इंडस्ट्री में देखा था? व्हाट आर दीज कंपनीज लाइक पॉलीकैब टेलिंग अबाउट मार्जिन्स? क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके मार्जिन्स गिरेंगे? यस. सो मतलब आज जैसे आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट ज़्यादा है तो मे बी हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट जो है वो ज़्यादा रैपिडली होता हुआ नज़र है इन द नियर फ्यूचर. लेकिन मार्जिन्स पे कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा. अगर हम
पॉलीकैब की बात करें तो लास्ट 2-3 साल से ये कंपनी हमेशा से 11 to 13% के मार्जिन की ही बात करते आ रही है। डिस्पाइट अगर हम करंट उनके मार्जिन देखते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के, तो वो ऑलमोस्ट 15% क्रॉस हो चुके हैं। सो इतने अच्छे मार्जिन होने के बाद भी अगर कोई कंपनी 11 to 13% के मार्जिन की गाइडेंस दे रही है, लोअर मार्जिन गाइडेंस दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस आते हैं। एंड मैनेजमेंट ने ये बोला है कि एडवर्टीजमेंट के खर्चे उनको आगे जाके शायद बढ़ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। एंड देयर आर सम अदर्स कॉस्ट एज वेल दैट दे एक्सपेक्ट कि वो आगे जाके इंक्रीज होगी, जिसके वजह से मार्जिन डिप्लीट हो गए। सो मैनेजमेंट ने कंपटीशन को डायरेक्टली एक्सेप्ट तो नहीं किया, बट जो एक्सप्लेनेशंस वो दे रहे हैं, इट seems that this new competition will still have some effect into the margins of this business. राइट एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट एक ऑप्शनैलिटी रहती है, राइट? क्योंकि इंडिया बेस्ड बिजनेस तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि अगर इंडिया बेस्ड बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है, हम समझ सकते हैं ग्रो कर रहा है, बट नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ रहे हैं, तो एक्सपोर्ट एक ऑप्शनैलिटी ओपन अप हो सकती है। तो यहाँ पर कैसी स्टैंडिंग है प्लेयर्स की? इज दैट गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर प्लेयर्स लाइक पॉलीकैब कि वो एक्सपोर्ट मार्केट से अपनी डिमांड फुलफिल कर ले? राइट। सो इफ़ यू रिमेंबर, पॉलीकैब का 5-year प्लान था प्रोजेक्ट लीप। सो उन्होंने वहाँ पे टारगेट किया था 10% एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ का जो टारगेट है वो तो ऑलमोस्ट 2 साल पहले कंपनी ने अचीव कर लिया, लेकिन एक्सपोर्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिक्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट हैज़ नॉट येट बीन अचीव्ड। एंड नाउ जब कंपनी ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, दैट इज़ प्रोजेक्ट स्प्रिंग, तो उसमें भी उन्होंने वही टारगेट रीट्रेट किया है। सो अभी तक के पॉलीकैब ये जो कंपनी है, इनका एक्सपोर्ट नंबर इतना या एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आया, डिस्पाइट अगर हम देखें कि ग्रोथ तो एक्सपोर्ट बिजनेस में भी हो रही है, लेकिन डोमेस्टिक ग्रोथ इतनी अच्छी है उनकी कि एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ पाया है। दैट बीइंग सेड, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, सो केया इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट भी ये बोल रही है कि एक्सपोर्ट इज़ अ गुड ऑप्शनैलिटी, स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ इवन पॉलीकैब इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन नाउ वी ऑल नो ट्रम्प जी वहाँ पे आके बैठे हैं एंड सारे बिजनेसेस को यहाँ पे तकलीफ हो रही है उसके वजह से। सो ये सिनेरियोज जो है एक्सपोर्ट के, वो कितने जल्दी पैन आउट हो गए एंड कितने फेवरेबल रहेंगे, वो एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि एक्सपोर्ट बिजनेस में मार्जिन जब बहुत अच्छे हैं, तो जब भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर्स आते हैं इन कंपनीज को, तो उस पर्टिकुलर मार्जिन्स में उस पर्टिकुलर क्वार्टर के मार्जिन्स में थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिलता है। सो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन डज हेल्प दीज कंपनीज। राइट राइट। एंड ऑल्सो वैल्यूएशंस की बात, नाउ आई नो दैट वैल्यूएशन इस सेक्टर में इतना बड़ा रिस्क नहीं है, बट अगर कोई वायर्स एंड केबल्स ये सेगमेंट एनालाइज कर रहा है और या फिर इन्वेस्टेड है, तो कौन सी चीज़ बेसिकली उन्होंने ट्रैक करनी चाहिए? शुड दे बी फोकस्ड ऑन द फंडामेंटल्स राइट नाउ कि कितनी ग्रोथ हो रही है, या फिर दे शुड एक्चुअली क्लोजली ट्रैक समथिंग लाइक कि बाकी कॉम्पिटिटर्स के क्या प्लान्स है? what should be an approach for an investor? So firstly, यहाँ पे केपेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दैट वी नीड टू ट्रैक। जो कंपनी सबसे ज़्यादा केपेक्स कर रही है, उनकी ग्रोथ पोटेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा रहेगी। वाई पॉलीकैब हैज़ वन दिस बैटल? बिकॉज उनकी कैपेसिटी हमेशा से मतलब अच्छी रही थी। सो जब भी डिमांड आई इंडस्ट्री में, सो पॉलीकैब ने उसको कैप्चर कर लिया। नाउ केआई जैसी कंपनी है जिसका अभी ग्रोथ थोड़ा सा पिकअप होता हुआ नज़र आया है, लेकिन ये कंपनी कि अगर आप ऑक्यूपेंसी लेवल्स देखोगे, दे आर वेरी वेरी हाई। सो आगे आने वाली ग्रोथ के लिए उनको केपेक्स करना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो दीज आर ऑल द मेट्रिक्स दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ डिमांड तो काफ़ी अच्छी है। ऐसा माना जा रहा है कि जो सप्लाई आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम द कॉपर सप्लाई, जितना माइनिंग से सप्लाई आएगा, उससे कहीं ज़्यादा डिमांड में ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो ग्रोथ तो डिमांड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमने रीजंस भी समझे, लेकिन कैन दिस कंपनी कैप्चर दैट डिमांड, वो एक मेजर क्वेश्चन है। एंड वन अनदर थिंग दैट वी नीड टू ट्रैक इज कि मार्जिन इम्पैक्ट होता है, बिकॉज नाउ इफ बिग पॉकेट प्लेयर्स आर कमिंग और अगर उनको ऑर्गेनाइज सेगमेंट में भी कॉम्पीट करना है, तो वो थोड़ा सा अंडर कटिंग द प्राइसेस भी करना चालू करेंगे। सो आपके जो वैल्यूएशंस है वो कितने लेवल ऑफ मार्जिन्स पे सस्टेन कर सकते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। बिकॉज इफ़ यू आर पेइंग द मार्जिन्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, पेइंग योर पी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मार्जिन्स, तो दैट विल नॉट मेक सेंस। तो आगे कैसे मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड फॉरवर्ड बेसिस पे आपके पी क्या है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। Right. So before we conclude, one last question, Shrenik. Can we conclude based on this कि हो सकता है कि after all the price war that could happen here, हो सकता है कि a company like Polycab might turn out to be a winner. But do you think near term में challenges definitely are going to weigh a bit on the valuations?
यस डेफिनेटली, क्योंकि हमने ये हमेशा से देखा है कि व्हेन अ कंपनी दैट इज डूइंग ग्रेट राइट, अगर उसके मार्जिन्स में या किसी भी नंबर में, किसी भी की ऑपरेटिंग नंबर्स में कुछ भी डेविएशन आता है तो मार्केट उसको बहुत ज़्यादा पनिश करता है, बिकॉज आप अगर प्रीमियम कमांड कर रहे हो अपने वैल्यूएशंस में, अगर आप एक रिस्पेक्टेड कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो तो आपके पास वो गलती करने का स्कोप कम हो जाता है। एंड विद दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस पैनिंग आउट जहाँ पे मार्जिन प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे भी वैल्यूएशन डीरेटिंग या वैल्यूएशन में वोलेटिलिटी का एक इम्पैक्ट रहेगा। अगर हम एशियन पेंट्स की भी बात करें तो एशियन पेंट्स जब ग्रासिम की एंट्री हुई थी तो उस टाइम पे एशियन पेंट्स वाज डूइंग आई थिंक 21-22% मार्जिन्स, और तब भी वो कंपनी 18 to 20% गाइड करती थी। तो दैट इज द सेम केस व्हाट पॉलीकैब इज डूइंग राइट नाउ। सो जब ये चीज़ एक्चुअली मटेरियलाइज होती है तब इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग नहीं रहते, एंड इस वीक सेंटिमेंट्स को टैकल करने के लिए यू नीड टू हैव दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी। राइट राइट, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल श्रेनिक। सो दैट वाज आवर डिस्कशन गाइस, जहाँ पर हमने कोशिश की है आपको कुछ वायर्स एंड केबल जैसे सेगमेंट के बारे में कुछ इंसाइट्स देने की कि करंटली जो इंडस्ट्री है वो किस मोड पर है, क्या यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ है, क्या यहाँ के प्लेयर्स जो है वो फ्यूचर में कर रहे हैं, इस पर हमने थोड़ी इंसाइट देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये कोशिश अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या चीज़ें इस डिस्कशन की अच्छी लगी है, एंड ऑफ कोर्स वीडियो को शेयर करना मत भूलिए विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।